डियर स्टूडेंट्स, मैं त्रैनी आईएएस एक नए यूट्यूब चैनल के साथ मैं डॉक्टर कुंदन लाल आप लोग के बीच हाजिर हूँ। बेसिकली ये वीडियो जो है ये 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए तो ध्यान रख के बनाया गया है ही, साथ ही साथ याद रखें कि बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए लगभग 200 एपिसोड में कंप्लीट फ्री पैकेज, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी के लिए कंप्लीट फ्री पैकेज में इन 200 वीडियोस के साथ लेकर हाजिर हो रहा हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अलर्ट बटन को क्लिक कर दें तो आपको तमाम वीडियोस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगे और इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तब कई तरह की महंगी कोचिंग से या बाकी सब चीज़ से छुटकारा आप कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख कर के पूरा पैकेज समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड 1 में मैं आप लोग को डार्विनिज्म के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्होंने जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत इनका पहला नहीं था, इनसे पहले लामार्क ने दिया था, मगर वास्तव में साइंटिफिक प्रूफ और एविडेंसेस के साथ चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो अपने आप का पहला सर्वोत्तम प्रयास माना जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में ये सिद्धांत दिया। चर्चा हम इसकी आगे करते हैं। इनका स्पष्ट इवोल्यूशन के बारे में क्या कहना था सोचेंगे आप। डार्विन का यह विश्वास था कि वास्तव में जो ये क्रमिक उद्विकास है ये इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान सजीव है ये कहीं न कहीं अपने पिछले पूर्वजों से जुड़े हुए हैं और क्रमिक चेंजेस के बाद इनमें बदलाव आते गए और नए स्पीसीज पैदा होते गए। अर्थात आज जो भी स्पीसीज है कहीं न कहीं बहुत प्राचीन समय से इनके पूर्वज से क्रमिक रूप से विकास होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और इसी सिद्धांत को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कहा था। चर्चा इसकी आगे देखेंगे। वास्तव में क्यों डार्विन सफल हुए। डार्विन ने एचएमएस बीगल नामक जहाज पर कैप्टन के रूप में दुनिया की यात्रा की थी। ठीक है ना, और जो 1831 में यात्रा शुरू हुई फरवरी 12 को, इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे एविडेंस जमा किए जो साबित करा कि कैसे चेंजेस आते गए और नए सजीव का या नए स्पीसीज का विकास हुआ। रूट देख लें, डार्विन ब्रिटेन से निकले, ये साउथ अमेरिका के पूरे पूर्वी तट से घूमते हुए, केप हॉर्न से घूमते हुए पश्चिमी तट चिली के पास काफ़ी कुछ इन्होंने इकट्ठा किया और फाइनली वेनेजुएला के पास आते हुए ये गैलापागोस आइलैंड पहुंचे। ये बहुत छोटा द्वीप है मगर यहाँ इतनी जैव विविधताएं हैं कि डार्विन ने सिद्धांत का लगभग बहुमूल्य एविडेंस इसी गैलापागोस आइलैंड से इकट्ठा किया था। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका होते हुए पुनः पहुंचे अर्जेंटीना के तट पर और वहां से इनका जहाज वापस मूव करता हुआ ब्रिटेन चला आया। इनकी यात्रा का सारांश था। अब डार्विन ने इस पूरे यात्रा में पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी देखा। डार्विन ने सोचा कि भाई अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जिनका कि सवाना घासलैंड का इकोसिस्टम एक जैसा है, फिर भी वहाँ के एनिमल्स अलग अलग कैसे हैं। डार्विन ने पूछा अपने आप से कि जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो यूरोप में नहीं है, जो यूरोप में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जबकि सवाना घासलैंड का और उनका एनवायरनमेंट एक जैसा है। डार्विन ने पूछा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में भाई खरगोश नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वाले जो कंगारू हैं वो इंग्लैंड में नहीं है। डार्विन ने अपनी मदद ली दबे हुए जीवों के अवशेष से, ऐसे जीवों के अवशेष जो मरने पर जमीन में दब गए और उनकी हड्डियां पत्थरों में कन्वर्ट हो गई, उनको जीवाश्म या फॉसिल बोलते हैं। अब जीवाश्म के थियरी से डार्विन को पूर्वजों के बारे में जानने का काफ़ी कुछ मौका मिला और उससे वर्तमान को उन्होंने कंपेयर करके इस थियरी को शुरुआत करने में उनको मदद मिली। वापस हम चर्चा करेंगे गैलापागोस आइलैंड का। तो डार्विन ने देखा कि गैलापागोस आइलैंड में कछुआ, उसके अलावा
डार्विन का फिंच, ये छोटी चिड़िया होती है, फिंच बोलते हैं। ब्लू फुटेड बूबी, एक बूबी नाम का एनिमल है, इसका पैर ब्लू होता है। और समुद्री इगैनुअस, ठीक है ना। इन चारों एनिमल में देखा है कि एक छोटे से आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में, ये सभी देखने में तो एक ही एनिमल जैसे लगते हैं, यानी फिंचेस फिंचेस जैसे मिलते हैं, कछुआ कछुआ सभी मिल रहे हैं आपस में, लेकिन फिर भी इन सबों में कुछ ना कुछ, किसी के चोंच में अंतर है, किसी के फुट हैबिट में अंतर है, किसी के पैर में अंतर है, किसी के हुड में अंतर है। भाई एक ही जगह पे एक ही तरह के एनिमल में इतने अंतर क्यों है? डार्विन चौंक गए। उन्होंने देखा कि ये इसलिए है कि उस छोटी जगह पे संसाधन काफ़ी कम है, और इन लोगों ने बाँट लिया है कि मैं ये खाऊँगा, मैं वो खाऊँगा, मैं इस संसाधन का यूज़ करूँगा, मैं उसका, ताकि आपसी कंपटीशन को कम किया जा सके। जैसे फिंच में, कुछ फिंच फल खाते थे, कुछ फिंच कीड़े खाते थे, कुछ फिंच अनाज खाते थे, कुछ फिंच कुछ और खाने लगे। मतलब साफ है कि आपसी कंपटीशन नहीं हो, संसाधनों का यूज़ हो जाए, इसके लिए कई तरह के अनुकूलन करने वाले इनमें अंतर देखे डार्विन ने, जिनको डार्विन ने कहा एडेप्टिव रेडिएशन। ये इनके सिद्धांत का बहुत बड़ा बैकअप था। डार्विन वापस आए, अब उन्होंने देखा कि बाकी लोग क्या बोलते हैं। तो एक प्रश्न आता है, डार्विन किस-किस से प्रभावित रहे? तो आपका आंसर होगा एक जेम्स हटन, जो कि भूगर्भशास्त्रीय बदलाव के थ्योरी के बारे में फेमस थे। दूसरे चार्ल्स लायल, जिनका ज्योग्राफी का सिद्धांत काफ़ी फेमस था। तीसरे लामार्क, जिन्होंने डार्विन के पहले विकासवाद का सिद्धांत लामार्किज्म दिया था, जिसे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आप लोग के सामने। डार्विन ने देखा कि भाई इन सबों के साथ-साथ कुछ चल, लेकिन लामार्क पे खास फोकस किया। लामार्क ने कहा था कि जिराफों की गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि वो गर्दन का ज़्यादा प्रयोग करते थे, और जिस अंग का प्रयोग सजीव कम करते हैं, वो या तो छोटा हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। डार्विन ने सिद्धांत को वेरीफाई किया, संशोधित किया, लेकिन सबसे बढ़ के डार्विन जो प्रभावित हुए थे, वो थे टी.आर. माल्थस। ये इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, जिन्होंने सिद्धांत दिया, पॉपुलेशन थ्योरी बोलते हैं, फेमस पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है। तो फाइनली सबको मिलाते हुए डार्विन ने क्या लिखा? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उनकी एक थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने एविडेंस के रूप में जीवाश्मीय रिकॉर्ड लिया, फिर भौगोलिक वितरण दिया, किनका सजीव होगा, कौन सजीव किस किस जगह पे किस ढंग से पाए जाते हैं, फिर होमोलोगस ऑर्गन का चर्चा किया, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी शुरुआत में जो डेवलपमेंट होता है एनिमल्स के बीच, वो कैसा है, क्या मिलता है, नहीं मिलता है, इसके बारे में डार्विन ने डिटेल जाना। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में क्या है कि ऐसे सभी एनिमल्स जिनका कोई खास अंग उत्पत्ति में एक जैसा लगता है, भले वो काम अलग अलग करता हो, लेकिन उसका उत्पत्ति, उसके अंदर की बनावट, एनाटॉमी एक जैसी मिल रही हो। भाई अलग अलग सजीव हैं लेकिन बनावट मिल रही है, जाहिर सी बात है कि उपक्रम से विकास होते हैं। डार्विन को ये बल मिला। जैसे देखेंगे आप, घोड़े का पैर, पक्षी का पंख का हड्डी, अंदर के अंदर वाला हड्डी, व्हेल का अगला फ्लिपर, और हमारे यानी आदमी के हाथ, ये सब क्या है? इन सब में ह्यूमरस होगा, टिबियो फिबुला होगा, और अंगुलियों के रिट्स वाली हड्डियां होंगी। इन सबों में है, काम अलग अलग है। कोई तैरता है, कोई इससे पंख फड़फड़ा के उड़ता है, कोई दौड़ता है घोड़ा, और इंसान हाथ का यूज कई कामों में करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। डार्विन को बल मिला कि क्रम से विकास हुआ है। आगे आएंगे वेस्टिजियल ऑर्गन पे, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो किसी न किसी में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करते हैं। जैसे इंसान में क्या है, आपका बाहरी कान, कान नहीं मूव करा सकते हैं आप, या अपेंडिक्स जो छोटी आंत बड़ी आंत के बीच मिलती है, उस पार्ट को बोलते हैं अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स आप में कोई काम नहीं करता है, लेकिन यही बकरी में या खरगोश में वर्मी फॉर्म सिकम के रूप में होता है, और ये सिकम पाचन में काफ़ी कुछ मदद करता है। जाहिर सी बात है कि वो शाकाहारी जानवर और इंसान, अपेंडिक्स रुडिमेंट्री है, वेस्टिजियल है, लेकिन मिल तो रहा है, जो कि उनमें भी है। ये ज़ाहिर करता है कि क्रम से पहले वो पैदा हुए होंगे, धीरे-धीरे आप यानी इंसान विकास करते गए। डार्विन ने ही साबित करने का प्रयास किया था। अब डार्विन के सिद्धांत को सारांश रूप में हम देखें तो कुछ बातें दिखती हैं उसमें। पहला हो गया आपका, डार्विन ने कहा कि पॉपुलेशन जो ग्रो करता है, ये ज्योमेट्रिक दर से, यानी कि गुणात्मक दर से करता है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। मगर जो ये रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, इनका विकास अंकगणितीय दर से होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको कंपेयर करेंगे।
मान लो कि एनिमल में एक कुत्ता है और रिसोर्स में एक रोटी है। एक कुत्ता एक रोटी खाता है, कोई बात नहीं, खा सकता है। दो कुत्ता दो रोटी, बड़े आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार कुत्ता तीन रोटी, थोड़ा सा कम पड़ा। आठ कुत्ता चार रोटी, झगड़ा बढ़ गया। 16 कुत्ता पांच रोटी और 32 कुत्ता छह रोटी, ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन हो गया। परिणाम क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। और अंत में जीतता कौन है? जो मजबूत, जिसका जबड़ा मजबूत हो, जिसका अंग मजबूत हो, जिसका बॉडी मजबूत हो, वो सर्वाइव करता है। इसको बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो सर्वाइव करते हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सर्वाइव करते हैं इस स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में, उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण होता है। और इस प्रकार काफी लंबे बदलाव जो कि सर्वाइव करते जाते हैं, कई एक हजार वर्षों के बाद एक ऐसा समय आता है कि ये बदलाव इतना बड़ा हो जाता है कि ये नई स्पीसीज पैदा हो जाती है जो पूर्वजों से अलग होती है। यही डार्विन सिद्धांत का मुख्य बात है। इस पर मुख्य रूप समझाएंगे। जब तक नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसी कारण डार्विन के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है नेचुरल सिलेक्शन? तो लंबे पीरियड के साथ, ठीक है ना, जो भी बदलाव शरीर में, एक व्यक्ति में या एक पॉपुलेशन में, एक स्पीसीज में आते हैं, उन बदलावों ने अगर उस एनिमल के पॉपुलेशन को सरवाइव करने में मदद किया, तो प्रकृति उसको चुन लेती है और वो अगली पीढ़ी में एक्युमुलेट होता जाता है और अंततः इतना बदलाव आ जाता है कि नई प्रजाति पैदा हो जाती है। इसलिए डार्विन ने कहा कि एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है और ये बदलाव किसी को सपोर्ट करता है, किसी को सपोर्ट नहीं करता, मगर ऐसे बदलाव जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वो बदलाव स्थायी रूप ले लेते हैं। और कई सारे बदलाव आएंगे भाई, तो आपको भी पता है कि एक मिट्टी का घड़ा ले लो, उसमें कई सारे बदलाव कर दो तो घड़ा नहीं कुछ और दिखने लगेगा। वैसे ही एक सजीव के पॉपुलेशन में ग्रेजुअली हजारों वर्ष में ही सही, अगर बदलाव जमा होते जाएंगे तो अपने पूर्वजों से काफी अलग दिखेगा और इस प्रकार एक नई स्पीसीज पैदा हो जाएगी। तो ये रहा आपका डार्विन का सिद्धांत। थैंक यू। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मैथ्रानी आईएएस के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ऑनलाइन क्लास आपको करना है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और कुछ भी क्वेरी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पर प्रश्न पूछ करके अपना जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद।